हरे कृष्णा। 13 अक्टूबर 2022 को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राहु देव वृषभ राशि से मेष राशि में आएंगे और केतु देव स्कॉर्पियो साइन से वृश्चिक राशि से तुला राशि में आएंगे। क्या परिवर्तन का इफेक्ट होगा मेष लग्न के लिए, इस वीडियो में हम विस्तृत में जानने वाले हैं। राहु और केतु के गोचर को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि राहु जो है वो किन चीज़ों का कारक है। बेसिकली राहु को जो माना जाता है, जिन चीज़ों का कारक माना जाता है वो है चीटिंग। राहु चीटिंग का कारक है, क्योंकि हम सबको पता है कि समुद्र मंथन के वक्त स्वर भानु नाम का जो राक्षस था, उसका जो सारा फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ अमृत पे था। तो भगवान विष्णु की जो माया थी, जिसमें उन्होंने मोहिनी अवतार लिया था और सारी जो लीला रची थी, उस पूरे फैक्टर से राहु को कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि उसका सारा का सारा फोकस अमृत के ऊपर था। इसीलिए राहु को चीटिंग का और फोकस का कारक माना जाता है। आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में राहु जहाँ कहीं पे भी प्लेस होगा, वहाँ पे आपको दो चीज़ें प्रोमिनेंट लेवल पे देखने को मिलेगी कि उस पर्टिकुलर एरिया में आपका फोकस और आपकी चीटिंग की मतलब आइदर हुक और क्रुक वाली जो टेंडेंसी है वो उस पर्टिकुलर एरिया में आपकी काफ़ी जागृत रहेगी। अब गोचर में राहु जो है वो मेष राशि में आएंगे, तो मेष राशि में मतलब एरीज साइन में जब राहु आएंगे तो उनके क्या इफेक्ट होंगे। देखिए, राहु के बारे में दो चीज़ें हमें समझ में आ गई कि राहु फोकस और चीटिंग का कारक है। अब एरीज साइन के बारे में हमें ये समझना होगा कि एरीज साइन एक अग्नि तत्व की राशि है, जिसके स्वामी मंगल होते हैं, जो देवताओं के सेनापति माने जाते हैं। राहु दैत्यों के सेनापति है, मंगल देवताओं के सेनापति है। तो जब देवताओं के सेनापति के घर में दैत्यों का सेनापति आएगा तो वो उसे एक्सपांड करने का ही काम करेगा। अब ये पॉजिटिव मैनर में होगा या निगेटिव मैनर में होगा, इसके लिए आपके जन्म कुंडली के मंगल की पोजीशन और बाकी चीज़ों को भी देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको इन जनरल राहु के इफेक्ट वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता हूँ। जब राहु फर्स्ट हाउस में आएंगे तो सबसे पहले तो ये आपके हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉजिटिव या निगेटिव इवेंट करेंगे। जैसे कि मैंने इनिशियली कहा कि ये पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, ये आपके कुंडली के मंगल के पोजीशन पे डिपेंड करेगा। मोर ओवर राहु अपना जो इंडिविजुअल फल देंगे उसके अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में मेष लग्न के जातक बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। प्लस अपने बिजनेस में या अपने प्रोफेशन में वो मोनोपोली सेट करने के बारे में भी बहुत ज़्यादा उत्साहित होंगे, बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड होंगे, और इसी चीज़ की वजह से उनके जो रिलेशन है या पब्लिक सेक्टर से जो उनका डीलिंग है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ सकता है, क्योंकि उसके 7th हाउस में केतु का प्लेसमेंट है। केतु के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आने वाले पार्ट में, बट रिसेंटली आपको ये समझ के चलना है कि राहु जब आपके एरीज साइन में आएगा, फर्स्ट हाउस में आएगा, और वहाँ पे अगर कोई प्लैनेट के साथ में उसका कंजंक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके राशि में कोई प्लैनेट नहीं है और वो राहु अकेला है, तो डेफिनेटली राहु अकेला जब भी मेष में आता है बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने लगता है, क्योंकि उसे वो एनवायरनमेंट मिल जाता है, मंगल की ऊर्जा मिल जाती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका जो बिजनेस है वहाँ पे आप मोनोपोली सेट करने के ऊपर आपका डाइवर्जन रहेगा। आप बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लेवल पे अपने प्रोडक्ट को या अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करने में सक्सेसफुल रहेंगे। सेकेंड वन यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बनती है वो बनती है कि आपके बिजनेस के एक्सपांशन के ऊपर आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। अब पहली बात तो ऐसे है कि बिजनेस की मोनोपोली सेट करना इज़ अ डिफरेंट पार्ट और बिजनेस का एक्सपांशन करना इज़ अ डिफरेंट पार्ट। बिजनेस के एक्सपांशन में जो चीज़ें आती है वो बहुत सारी चीज़ें आपको न्यू कस्टमर से या एंड यूजर से डील करना पड़ता है, बट व्हेन यू आर गोइंग टू सेटल अ मोनोपोली तब आपको आपके कॉम्पिटिटर के साथ में डील करना पड़ता है। तो एक्सपांशन की जो बात आती है तब न्यू क्लाइंट के साथ में आपका जो कन्वर्जन है वो बढ़ने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं, क्योंकि राहु जब फर्स्ट हाउस में आएंगे तो इनकी पंचम दृष्टि आपके 5th हाउस पे रहेगी और इनकी नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे रहेगी। तो ये मिला जुला के जो एक्शन ओरिएंटेड त्रिकोण है 159 का, इस पूरे त्रिकोण को कंट्रोल करने का काम इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, दैट इज 13 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक राहु देव के पास में रहेगा। अब राहु देव की जो इनेमी प्लैनेट है दैट इज सूर्य, उनके राशि के ऊपर भी उनकी पंचम एस्पेक्ट रहेगी, उनकी कमांड रहेगी, उनका कंट्रोल रहेगा, प्लस सेजिटेरियस के ऊपर भी उनका कंट्रोल रहेगा। तो ये जो इफेक्ट है, राहु की जो दृष्टियां है वो थोड़ा सा मेस आपके लिए क्रिएट कर सकती है, थोड़ा चैलेंज आपके लिए क्रिएट कर सकती है, बट ओवरऑल अगर बात करें तो राहु का ट्रांजिट आपके प्रोफेशन के लिए, आपके इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए बहुत ही सटीक और परफेक्ट मैं मानूंगा।
इसके बाद में राहु फॉरेन का भी कारक है। फॉरेन जाने के लिए जो लोग उत्साहित हैं, जो लोगों का काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रहा है, उन लोगों के लिए ये पीरियड काफ़ी फेवरेबल है। प्लस कालपुरुष की कुंडली में राहु जो है वो 11th हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस जो होता है वो गेन का होता है, एल्डर सिबलिंग्स का होता है, और वहाँ पे एक्वेरियस साइन आती है। तो एक्वेरियस साइन कहीं ना कहीं शनि और केतु के कॉम्बिनेशन से बनी हुई साइन मानी जाती है, और उसका जो रूलरशिप है वो राहु को दिया जाता है। तो राहु अगर कालपुरुष की कुंडली में, मतलब मेष लग्न की कुंडली में 11th हाउस का लॉर्ड बनता है, तो 11th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जब बैठेगा तो ऐसे टाइम पे आपके वजह से, आपके इनिशिएशन की वजह से, आपके डिसीजंस की वजह से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने का यहाँ पे प्रबल योग बनता है। ओवरऑल अगर बात करें, राहु का ये गोचर मेष लग्न के लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी सी समस्या क्रिएट कर सकता है, दिक्कत दे सकता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के पहले घर में जहाँ पे मंगल की राशि आती है, वही काल पुरुष कुंडली के 8वें घर में, जो कि 8th हाउस माना जाता है, ऑब्स्टेकल का हाउस माना जाता है, वहां पे भी मंगल की राशि आती है। तो इस राहु का इफेक्ट आपके फर्स्ट हाउस पे प्लस 8th हाउस पे बहुत रहेगा, अकॉर्डिंग टू सेम डिस्पोजिटर थ्योरी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिए। बिजनेस के लिए, मोनोपोली सेट करने के लिए, एक्सपांशन के लिए, फॉरेन ट्रैवल के लिए और गेन के लिए राहु का ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। बट कुछ प्रिकॉशंस आपको लेनी है, वो है आपके हेल्थ के बारे में। इसके लिए अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो चांटिंग ऑफ हनुमान चालीसा आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा, क्योंकि जितने भी मैलेफिक प्लैनेट माने गए हैं, राहु, केतु, शनि और मंगल, इन सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल करने की सबसे ज़्यादा, अगर किसी देवता में या किसी डीटी में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कलयुग में मानी गई है, तो वो हनुमान जी को मानी गई है। तो अगर हनुमान चालीसा का चांट होता है तो डेफिनेटली मेष राशि में बैठे हुए राहु के नेगेटिव इफेक्ट या मैलेफिक इफेक्ट काफ़ी मिनिमाइज हो जाएंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं केतु देवता के बारे में। केतु देवता जो है वो आपकी कुंडली में 7th हाउस में गोचर करेंगे 13 अप्रैल 2022 के बाद में। अब केतु देव जब 7th हाउस में आएंगे तो 7th हाउस इज अ हाउस ऑफ पब्लिक डीलिंग, मैनेजमेंट, आपके बिजनेस पार्टनर का और आपके स्पाउस का घर माना जाता है। और ऐसे घर में जब केतु जैसा विरक्त प्लैनेट आ जाता है, क्योंकि केतु जो है वो विरक्ता का प्लैनेट माना जाता है, वो फकीर है, उसको भौतिक चीज़ों से या मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट है। अब जब स्पिरिचुअलिटी का ये प्लैनेट आपके 7th हाउस में आएगा, मतलब आपके पब्लिक डीलिंग में आएगा, तो ऑब्वियसली आपके पब्लिक डीलिंग में इजाफा तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन आपका जो सेल्फलेस एक्ट है, जो सेल्फलेस एक्ट करने की टेंडेंसी है, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी ये करेगा। इसका जो 5th एस्पेक्ट है वो आपके 11th हाउस में जाएगा, और इसका जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके 3rd हाउस में जाएगा। 3rd हाउस एंड 9th हाउस, 3rd हाउस एंड 9th हाउस, ये दो हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू या प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा 3rd हाउस एंड 11th हाउस, ये दोनों हाउसेस कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। यदि मान के चलिए कि आपके 3rd हाउस में आपका मेष लग्न है और आपके 3rd हाउस में या 11th हाउस में, मतलब मिथुन राशि में या कुंभ राशि में चंद्रमा की प्लेसमेंट है, तो इस गोचर के दौरान आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत एग्रेसिवली बढ़ सकती है। प्लस फैमिली के साथ में भी आपकी थोड़ी सी अनबन रहेगी। इसका रीजन ऐसा है कि 7th हाउस पे बैठा हुआ, तुला राशि में बैठा हुआ केतु, जो शुक्र की राशि मानी जाती है, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है, जो शुक्र के राशि के लिए एक पावर हाउस माना जाता है, उसकी जो दूसरी साधारण राशि है टॉरस, जो 2nd हाउस में आ रही है, वहाँ पे भी अफेक्ट रहेगा, केतु का वहाँ पे भी अफेक्ट जाएगा, अकॉर्डिंग टू सेम डिस्पोजिटर थ्योरी। तो इसी वजह से फैमिली के साथ में थोड़ी अनबन हो सकती है, और उस अनबन का जो रीज़न है वो आपकी वाणी रहेगी। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि आपके स्पाउस का, पर्टिकुलरली आपके बिजनेस पार्टनर का या फिर आपके साथ में डील करने वाले लोगों का, जो आपसे बहुत ही क्लोज डील करते हैं, काफ़ी टाइम से आपसे जुड़े हुए हैं, आप उनके बिहेवियर में एक छोटा सा चेंज ऑब्जर्व करेंगे कि उनका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन काफ़ी बढ़ा हुआ है और समय के साथ में वो इम्प्रूव होते जा रहा है। स्पेसिफिकली ये जो एनर्जी है ये आप फील करेंगे 13 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 के बीच में। एक्वेरियस साइन के ऊपर जब केतु का एस्पेक्ट जाता है तो आपके सोशल सर्कल में कहीं ना कहीं ये कट देने का काम करता है, आपको सोशल सर्कल से थोड़ा सा आइसोलेट करने की टेंडेंसी भी आपके अंदर क्रिएट करता है।
अब ये जो एक्सिस है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेष लगने के लिए फर्स्ट हाउस में राहु और सेवंथ हाउस में केतु आएंगे। तो ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस बनाते वक्त मेष राशि के लोगों को काफ़ी एफर्ट लेना पड़ेगा। मोर ओवर शुक्र की पोजीशन कहाँ पे है आपके चार्ट में, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। बट यहाँ पे केतु के इंडिविजुअल फलों की अगर हम बात करें तो केतु सेवंथ हाउस में अच्छे ही फल देगा अगर आप स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर कोई काम करते हो, प्लस अगर आप सेल्फलेस एक्ट समाज के लोगों के लिए करने की कोशिश करते हो तो डेफिनेटली सेवंथ हाउस का केतु आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सेकंड यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपके फैमिली के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, और उसका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रीज़न होगा वो होगा आपका स्पीच, आपका वे ऑफ टॉक। जिस तरीके से आप बात करोगे उन सब चीज़ों से हो सकता है कि अननेसेसरीली अननोविंगली आप किसी को हर्ट करो, जिसकी वजह से नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पे पॉसिबिलिटी बड़ी स्ट्रांग बनती है। थर्ड वन पॉइंट है कि आपकी इन लॉज के फैमिली के साथ में भी आपके थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट 1.5 ईयर में अगर हम बात करें जब केतु देव आपके 8th हाउस में थे, स्कॉर्पियो साइन में थे, जो कि उनकी एग्जॉल्टेड साइन मानी जाती है, वहाँ पे उनका बिहेवियर काफ़ी हद तक अच्छा ही रहा होगा जब आपकी इन लॉज के फैमिली की बात आती है तब। बट ये जो पीरियड अभी चलने वाला है वो 8th हाउस से 12th है, 7th हाउस, इसीलिए इसे मारक स्थान भी कहा जाता है। जब मारक स्थान में केतु आएंगे तो उनकी जो राशि मानी जाती है, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन बेसिकली मंगल और केतु के कॉम्बिनेशन से बनती है, ऐसा कंसिडर किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो 8th हाउस है, मतलब जो स्कॉर्पियो साइन है, उससे 12th में जब केतु महाराज जाएंगे, मतलब अपने साइन से जब 12th में जाएंगे, डेफिनेटली 8th हाउस के लिए कुछ ना कुछ मेस क्रिएट करेंगे, जो कि इन लॉज की फैमिली का है, अन इनकम का भी है। तो यहाँ पे आपको मेहनत बढ़ानी पड़ सकती है अपने प्रोफेशन को लेके, अपने रिजल्ट्स को मिलने के लिए, अपने आउटपुट्स को मिलने के लिए, अचीव करने के लिए, प्लस इन लॉज के फैमिली के साथ में आपके रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब केतु का कोई इफेक्ट नेगेटिव आपके ऊपर आ रहा हो तो आपको सलाह दी जाती है कि जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको आप फूड ऑफर करें। ये एक जनरल रेमेडी है जो केतु की परफॉर्म हम सब ने करनी ही चाहिए, क्योंकि डॉग को जब आप फीड करते हो या कुछ ऑफर करते हो तो बहुत सारी आपकी नेगेटिविटी डॉग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पे एक बात गौर करने जैसी है कि जिस डॉग को आप ऑफर करोगे वो स्ट्रीट डॉग अगर होंगे तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर नहीं रहती। जैसे जनरल पेट्स वगैरह होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनके ओनर ले लेते हैं, बट जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं रहता। तो वहाँ पे अगर आप उनको फीड करते हो तो वो आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे केयरफुल सिर्फ एक रहना है कि कभी भी डॉग को स्वीट ऑफर नहीं करना है। आप चपाती, रोटी, ब्रेड ऑफर कर सकते हो, बट मिल्क भी ऑफर कर सकते हो, बट याद रखिए कि उसमें कुछ मीठा ना हो, शुगर एडेड ना हो। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया। यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।